नमस्कार। मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश करवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं फिर से एक बार बात करना चाहता हूँ राहुल गांधी द्वारा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में दिए गए एक ऐसे भाषण की जिसको लेकर पूरे देश में बवाल खिंचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर आरोप लगाया है कि वो विदेश में जाकर देश की छवि खराब कर रहे थे। आखिर राहुल गांधी ने नया क्या कह दिया जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी उत्तेजित हुई जा। मैं आपको बता दूं कि जब लंदन में उन्होंने इसी प्रकार के भाषण दिए थे तब भी लोगों ने उन्हें देश के अपमान से जोड़ा था, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और कल भी जब उन्होंने अमेरिका में बयान दिया उसको लेकर भी आलोचना हुई। आखिर राहुल गांधी ऐसा क्यों करते हैं, या जानबूझकर राहुल गांधी क्या वास्तव में देश का अपमान करते हैं? तो इस संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सत्ताधारी दल की आलोचना करना, सत्ता पर सवाल उठाना या विपक्षी दल होने के नाते सत्ता की कुछ कमियों को बताना देश विरोधी कार्य नहीं होता। ये बात जितने जल्दी सत्ताधारी दल या भारतीय जनता पार्टी समझ ले उतना अच्छा, क्योंकि जो पिछली बार भी जो लंदन में राहुल गांधी की यात्रा हुई थी वो यात्रा भी विपक्षी दल के नाते उन्हें ऑक्सफोर्ड के विद्यालय में व्याख्यान के लिए बुलाया गया था। कल भी जो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय समुदाय के बीच में जो राहुल गांधी ने व्याख्यान दिया है वो भी जो उनकी यात्रा है विपक्षी दल के नेता होने का, उनसे सवाल पूछा गया था कि भारत में विपक्षी दलों के लिए राजनीति करना कितना मुश्किल होता जा रहा था। तो उसी को लेकर उन्होंने जवाब दिया था कि भारत देश में राजनीति करना काफ़ी मुश्किल भरा होता जा रहा है। और अल्पसंख्यक समुदाय की हालत, एक दूसरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने ये भी कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति खासकर भारत में 80 के दशक समान हो गई, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी कटाक्ष किए। तो मैं यहाँ पर एक प्रश्न उठा रहा हूँ, आप लोगों से भी एक तरह का हमारा प्रश्न रहेगा कि क्या वास्तव में देश में राजनीति करना मुश्किल होता जा रहा है? तो इसका उत्तर हाँ ही है, क्योंकि आप देखते हैं जिस तरह से राजनीति में धन कुबेरों और बाहुबलियों का प्रवेश होता जा रहा है, और जिस तरह से जो चुनाव के इलेक्टोरल बॉन्ड की फंडिंग कहें या अन्य तरह की जो कॉरपोरेट जो राजनीतिक दलों को मदद करते हैं, वो भी आजकल ये देखा जाएगा कि अधिकांश लोग केवल सत्ताधारी दल को ही पैसे देना पसंद करते हैं, उनकी सहायता करना पसंद करते हैं। और जिस प्रकार का 9 सालों में ये देखा गया कि विपक्षी दलों को किस प्रकार टारगेट किया जाता है, चाहे सरकारी जांच एजेंसियों द्वारा, इनकम टैक्स के विभाग द्वारा और अन्य तरह की स्थिति द्वारा टारगेट किया जाता है। उसका सिर्फ एक ही कारण रहता है कि किसी प्रकार विपक्षी दलों के नेताओं या समर्थकों को तोड़ा जा सके। और इसी प्रकार जब आप लोगों ने देखा होगा कि
जो दूसरे प्रश्न का एक उत्तर है कि क्या यहाँ पर अल्पसंख्यकों की स्थिति ज़्यादा खराब है। वैसे अगर सरकारी योजनाओं के मद्देनज़र कहें जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दी है कि हम तो सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम करते हैं, तो सरकारी योजनाओं के आधार पर आपको ये नहीं लगेगा कि आपने कोई भी तकलीफ़ अल्पसंख्यक समुदाय या उनको दी है। लेकिन सामाजिक दृष्टि से देखेंगे तो आपको ये स्पष्टता महसूस होगा। अब किसी भी कोई भी कांड हो जाए और उस कांड में अगर अल्पसंख्यक समुदाय का कोई आरोपी जोड़ा है तो निश्चित तौर पर सत्ता दल को, खासकर मैं भारतीय जनता पार्टी का जिक्र कर रहा हूँ, उन्हें नरेटिव सेट करने में बड़ा अच्छा लगता है। अभी हाल में ही दिल्ली में एक हत्या हुई थी जिसमें कि साहिल नाम के एक लड़के ने मजदूर की एक बेटी को चाकू से गोद कर मार दिया था। निश्चित तौर पर इसके पीछे जो पुलिस ने जैसा कि प्रथम दृष्टया बताया है कि इसमें कोई प्रेम त्रिकोण का मामला था और पहले उनका संबंध साहिल से रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद फिर उनको मतलब न रखने से या बोलचाल बंद कर देने से साहिल ने उसकी हत्या कर दी। अब असली कारण क्या है इसकी तो जांच होनी चाहिए, लेकिन तुरंत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और केंद्रीय मंत्रियों की फौज तुरंत इस बात पर चढ़ी और उस घटना को लब जिहाद से जोड़। इसी प्रकार किसी प्रकार की अगर कोई घटना होती है तो अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किया जाता है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कोरोना को लेकर, कोरोना एक ऐसी बीमारी थी जिसको लेकर कोई भी ये नहीं जान पा रहा था कि इसके फैलने का क्या कारण है, जिसके लोगों ने भी ये नहीं बताया, केवल बचाव ही इसका उपचार बताया। लेकिन जिस तरह से मुसलमानों के एक धार्मिक समूह को कोरोना स्प्रेडर बताया गया, तो उससे ऐसा महसूस हुआ कि देश में अल्पसंख्यक होना सामाजिक दृष्टि से कितना मुश्किल होता है। कोई भी घटना घटे, एक ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक यहाँ जीते हैं कि उन्हें ये डर बना रहता है कि कोई उन पर इस प्रकार का आरोप न लगाए। यहाँ तक कि आप लोगों ने देखा होगा कि केंद्रीय मंत्री तक, चाहे वो अनुराग ठाकुर हों, गिरिराज सिंह हों, अश्विनी चौबे हों या अन्य कोई हों, वो ये गाहे बगाहे अल्पसंख्यक समुदाय को ये सलाह देते रहते हैं कि वो एक पड़ोसी देश में चले जाएं। तो इस प्रकार आपने देखा होगा कि ये यहाँ पे अल्पसंख्यकों की स्थिति खासकर योजनाओं की दृष्टि से भले ही खराब न मानी जाती हो, क्योंकि जैसे कोई सड़क बनती है उस पर सभी वर्ग जातियों के लोग चलते हैं। कोई भी सरकारी योजना हो सकती है, कम ज़्यादा तो हो सकता है, लेकिन अगर उसमें कोटा है तो अल्पसंख्यकों को खासी तवज्जो भी वहाँ मिल जाती है। लेकिन सामाजिक दृष्टि से अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर उनके साथ भेदभाव होता है और यही बात कहने की कोशिश राहुल गांधी ने की। लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक नरेटिव सेट करती रहती है कि विदेश में जाकर राहुल गांधी देश की प्रतिष्ठा को धूल दूसरित करते हैं, उनसे मेरा ये बताना है कि आप ये बता दें, जिस हिंदू और उसकी आप बात करते हैं, यहाँ देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियाँ जिनके साथ आपने जिस दिन संसद का उद्घाटन हो रहा था उस दिन किस तरह का व्यवहार किया, यहाँ तक कि जंतर मंतर पर 1 महीने से प्रदर्शन कर रहे उनके धरने को किस तरह से ख़त्म कराया गया। क्या वो प्रश्न है, क्या वो हिंदुओं की बेटियां नहीं थी? क्या वो गोल्ड मेडलिस्ट नहीं थी जिन्होंने बड़ा मुश्किल में एक आरोपी सांसद जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है उसको लेकर अपने खिलाफ हुए शोषण के खिलाफ
न्याय पाने के लिए आलोचना करना ही क्या इसका कारण रहा कि उन्हें बुरी तरह से घसीटा गया और उनके खिलाफ ही मुकदमे दर्ज कर दिए गए। और दूसरी ओर आरोपी सांसद मजे से ठाके लगाते हुए और किस प्रकार की वो बात कर रहे हैं। यही अगर कहीं बात अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़ी होती तो पूरी सरकार यहाँ पर वो देशद्रोही बता सकती थी उनको। हालांकि अभी भी कुछ लोग उन्हें जात और प्रांत से जोड़ने के बाद भी एक टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ रहे हैं। हालांकि उनको सीधा तौर पर अभी आरोप नहीं लगाया, लेकिन हो सकता है थोड़े दिन बाद कि उन्हें देश विरोधी शक्तियों से भी जोड़ दिया जाए। लेकिन मैं यहाँ ये उदाहरण देने का मतलब मात्र इतना था कि किस प्रकार देश की राजनीति कुत्सित होती जा रही है और वो अपने खिलाफ उठ रहे किसी भी सवालों को सुनना नहीं चाहती है। तो राहुल गांधी का संभवतः यही मंतव्य रहा होगा कि यहाँ राजनीति करना भी कितना महंगा होता जा रहा है, कितना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार के धन पशु यहाँ आ रहे हैं, करोड़ों चुनाव जीतने के लिए वो खर्च कर रहे हैं, तो साधारण लोग उसका चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। और जिस प्रकार से उनको टारगेट किया जाता है, उन्हें देशद्रोही ठहराया जाता है सरकार के से, तो केवल एक वर्ग ही है जो कि अगर आप सत्ता के साथ खड़े हैं तो शायद आपको सभी सुविधाएं मिलेंगी। अगर आप सत्ता के खिलाफ, निश्चित तौर पर आप देशद्रोही ठहराए जाएंगे, आप आतंकवादी ठहराए जाएंगे अगर आप अपने हकों की मांग करेंगे। और ख़ासकर तब जो अगर आप कोई अल्पसंख्यक तबके से जुड़े हुए हैं, तो बहुत आसान रहता। जैसे आपको ध्यान हो कि सिख कौम के लोग भी जिस प्रकार किसान आंदोलन में जुड़े थे, क्योंकि पंजाब के अधिकांश लोग इस कम्युनिटी से जुड़े हैं, किस प्रकार उनको खालिस्तानी और देशविरोधी गैंग का हिस्सा बता दिया गया था। और ईसाई को तो अधिकांश आप देखते हैं किस प्रकार उन्हें धर्मांतरण कराने के आरोप में कभी भी उनके साथ मारपीट हो सकती है और कहीं भी उनके प्रार्थना सभाओं पर शक शुबा की जा सकती है। तो लिहाजा देश के जो सत्ताधीश हैं उन्हें ये सोचना होगा कि वो अपनी आचरण में सुधार लाएं, न सिर्फ खुद पर सवाल उठाने पर उसे देर से जोड़ देने की प्रवृत्ति से बचने को लेकर उन्हें विपक्षी नेताओं को टारगेट करने की आदत छोड़ना चाहिए और खुद की जो आचरण है उस पर सुधार करना चाहिए। राहुल गांधी ने जो विदेशों में जाकर कहा, वो एक विपक्षी दल के नेता के नाते कहा। आप फर्ज कीजिए अगर कांग्रेस यहाँ सत्ता में होती और भारतीय जनता पार्टी के लोग विदेश में जाते, तो क्या वो यहाँ की कांग्रेसी सरकार की सराहना करते? वो उसी प्रकार की बातें करते जिस प्रकार की बातें यहाँ राहुल गांधी भी कर रहे हैं। तो खासकर सत्ता दल को भी विपक्ष पर सवाल उठाने की जगह अपने आचरण में सुधार करना चाहिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।